तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि ग्वालियर को फिर से हवाई सौगात मिलेगी। 15 नवंबर को एयर बस की होगी शुरुआत। और ये सौगात देने जा रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका गढ़ ही ग्वालियर है। ग्वालियर से मुंबई के लिए इंडिगो की एयरबस शुरू होगी। हफ्ते में 4 दिन मुंबई के लिए फ्लाइट मिलेगी। तो ग्वालियर से मुंबई एयरबस का किराया करीब 4,800 रुपए होगा, यानी कि 5,000 के अंदर ही आप ग्वालियर से मुंबई की यात्रा कर सकते हैं। एक बड़ी सौगात ग्वालियर वासियों के लिए। और सीधे ग्वालियर से मुंबई का सफर आप करेंगे महज 1 से 1.5 घंटे के भीतर। फोन लाइन पर नासिर गौरी इस वक्त है। इस खबर पर पूरा अपडेट आपको वही देंगे। नासिर, देखिए, एक बड़ी सौगात है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा की जा रही है। और जैसा कि 15 नवंबर को ये एयरबस का शुभारंभ किया जाएगा और ये सप्ताह में 4 दिन चलेगी। और जैसा कि जब से उड्डयन मंत्री बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लगातार जो ग्वालियर से फ्लाइटों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। उसी कड़ी में ये एक एयरबस है, बड़ी सीटर है और इसका शुभारंभ है 15 नवंबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। तो ये ग्वालियर के लिए अपने आप में एक सौगात है, क्योंकि ग्वालियर के जो पैसेंजर हैं काफी बड़ी संख्या में मुंबई के लिए निकलते हैं, लेकिन उनको ट्रेन का सफर करना पड़ता है। लेकिन अब ट्रेन से के बजाय अब वो एयरबस का लाभ भी उठा पाएंगे और वो भी कम कीमतों पर। बिल्कुल नासिर, आप बने रहिएगा। अगली खबर के लिए फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। बड़ी खबर ग्वालियर से ही आपको बता दें, 15 साल की नाबालिग लापता हो गई है। बताया जा रहा है शताब्दीपुरम इलाके का ये मामला है। परिजनों ने रविंद्र गुज्जर और उसके साथियों पर आरोप लगाया। नासिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, कब से नाबालिग लापता है, कुछ जानकारी मिल पाई? क्या अपहरण का आरोप लगाया है परिजनों ने? देखिए, ये जो लड़की है 2 दिन से लापता है और उसके घर वालों ने हर संभावित जो स्थान है वहां पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं मिली तो जैसा कि उनको संदेह था कि 2 युवकों पर जो पड़ोस में ही रहने वाले हैं उनके खिलाफ उन्होंने अपहरण का मामला है वो दर्ज करा है। महाराजपुरा थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करने के बाद उसकी तलाश भी करना शुरू कर दी है। नासिर, तो इन लोगों पर ही आरोप क्यों लगे हैं? पहले कुछ लड़ाई झगड़ा था क्या इनके बीच, या इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधियां? देखिए, जो युवती का जो लड़की का जो पिता है उसको पहले से इन युवकों पर संदेह था। लगातार वो पुलिस से कह रहा था कि उसकी लड़की को किडनैप करने में इन दोनों व्यक्तियों का हाथ है, लेकिन पुलिस मान नहीं रही थी। हाँ। लेकिन जब ये पूरा मामला एसपी के पास पहुंचा तो एसपी के निर्देश के बाद FIR दर्ज की गई है और अब एक टीम बनाई गई है जो लड़की को ढूंढने का जो प्रयास कर रही है। ठीक है, शुक्रिया नासिर, आप बने रहिएगा अगली खबर के लिए भी। बिल्कुल, ग्वालियर से अगली खबर भी है। ग्वालियर में चूंकि डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, ग्वालियर में डेंगू के 23 मरीज मिले हैं। GRMC में 59 बल्कि 69 केस बढ़ रहे हैं लगातार। 23 डेंगू के मरीज मिले हैं, यानी ग्वालियर में डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। इसके लिए जिला मलेरिया अधिकारी और CMO क्या कर रहे हैं? नासिर, आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार जो डेंगू का डंक है वो लगातार अपना मार रहा है। और कल 24 घंटे की बात करें तो 60 नए सैंपल है GRMC लैब में पहुंचे थे, उसमें से 23 लोगों को डेंगू मिले हैं, जिसमें अकेले ग्वालियर जिले में 13 लोगों को, बाकी 10 अन्य जिलों के हैं। तो जिसके चलते अब जो डेंगू पीड़ितों की जो संख्या है ग्वालियर जिले में 210 हो गई है और इस सीजन में डेंगू से जो मरने वाले बच्चों की जो संख्या है वो 2 हो गई है। यानी कि इतना गंभीर मामला होने के बावजूद भी जो नगर निगम को, स्वास्थ्य विभाग को जो फॉगिंग करना चाहिए, सर्वे लार्वा को नष्ट करने के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो शायद नहीं उठाए गए हैं। और यानी स्वास्थ्य विभाग भी फेल है। एक मिनट नासिर, बता दूं दर्शकों को भी ना, और सुन भी लें CMO साहब, स्वास्थ्य विभाग फेल है और नगर निगम है। आप लोग कर क्या रहे हैं? ये लापरवाही आपकी है, हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने बता दिया। थैंक यू सो मच। और राहुल, अब रुक कर लेते हैं कुछ सियासी खबरों की। बिल्कुल, शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के अहाते बंद कराने की मांग के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राजधानी भोपाल के करौन चौराहा स्थित शराब दुकान पर पहुंची। हालांकि उमा भारती के दुकान पर पहुंचने से पहले ही बंद कर दी गई थी। ये इतना उमा भारती का टेरर है कि वो पहुंचने से पहले ही दुकान बंद कर दी गई। कम से कम एक ये पॉइंट तो मुझे अच्छा लगा, ठीक लगा। शराबबंदी की मांग को लेकर उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई कि शराब दुकानें बंद होनी चाहिए। हालांकि इसके खिलाफ तो खुद शिवराज सिंह चौहान बहुत एक्टिव है, नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है और सीधे वो सस्पेंड भी कर रहे हैं, और इधर उमा भारती का दबाव भी है। बिल्कुल।
तो घर से दिया लेकर जाएं और जलाएं, कई बातों का जिक्र किया है। और नवीन सिंह इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे विस्तार से पूरी जानकारी लेंगे। बल्कि नवीन, आप ऑन एयर है। उमा भारती एक्टिव तो है ही है और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक्टिव है। डिटेल में बताइए इस खबर के बारे में दर्शकों को। देखिए राहुल, ये तो तय है कि मध्य प्रदेश के अगले विधानसभा चुनावों में शराबबंदी एक बड़ा एजेंडा रहने वाला है, न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने तेवर दिखाए हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है विपक्ष को भी बड़ा मौका मिलेगा। कल करोंद गई थी हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद उन्होंने बड़े और गंभीर आरोप मध्य प्रदेश की सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि शराब के ठेके तो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में अहाते का जो कल्चर है वो ठीक नहीं है। अहाते हर तरीके से अवैध हैं और बिना सरकार के और सत्ता के साठ गांठ के अहाते चल नहीं सकते। खासकर मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने, गर्ल्स हॉस्टल के सामने, लड़कियों के स्कूलों के सामने इस तरीके से अहाते अगर चल रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन का संरक्षण है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे विरोध की वजह से मध्य प्रदेश की सरकार अगर सारे अहाते बंद कर देती है तो जो उनका घर का पता है श्यामला हिल से लेकर वल्लभ भवन तक वो दिया लेकर जाएंगी और मध्य प्रदेश सरकार की और प्रशासन के अफसरों की आरती उतारेंगी और जय जयकार करेंगी, ये दावा किया है। हालांकि इसके पहले उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाहती तो मोर्चा खोल सकती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आए थे, ठीक उसके कुछ दिन बाद अमित शाह भोपाल में थे, लिहाजा वो नहीं चाहती थी कि किसी तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शर्मिंदगी उठानी पड़े और विपक्ष को हमला करने का एक बड़ा मौका मिले, इसलिए वो चुप रही। लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया कि वो इतना चुप भी नहीं रह सकती। 7 नवंबर से वो अपने अभियान की शुरुआत करेंगी और सभी अहातों के बाहर टेंट लगाकर बैठेंगी। जरूरत पड़ी तो वो घर भी नहीं लौटेंगी। अगले जनवरी तक उनका अभियान इसी तरीके से चलता रहेगा। जाहिर सी बात है राहुल, अगर ये अभियान उमा भारती ने तेज किया तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। विपक्ष लगातार इंतजार में बैठा है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जाए, आम आदमी के बीच में सत्ता विरोधी लहर किस तरीके से बनाई जाए। तो उमा भारती एक सवाल ये भी आपने भी कहा कि विपक्ष लगातार मन बनाए बैठा ही हुआ है कि किस तरह से शराबबंदी के मामले में बीजेपी को घेरना है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि मुझ पर शराब माफिया हमला भी कर सकते हैं। पूर्व सीएम है, सुरक्षा के घेरे में रहती हैं, उसके बाद भी ये आशंका यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर के भी, और क्या इसके बाद उनके ट्वीट के बाद उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जाएगी। और विपक्ष को लेकर के भी उन्होंने यही बात कही है कि विपक्ष को मुद्दा ना मिले इसलिए वो चुप नहीं रहेंगी, लेकिन इसके बहाने तो विपक्ष को मौका ही मिल रहा है ना नवीन। बिल्कुल, देखिए उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के सभी प्रोटोकॉल उनको मिले हुए हैं, उनको सुरक्षा भी उनकी पुख्ता है। हालांकि उनका जो कहने का मतलब था, जो कहने के मायने थे वो ये मायने थे कि बोल चाल की भाषा में भी उन पर हमला हो सकता है, उन पर टीका टिप्पणी हो सकती है, किसी तरीके का विरोधी बयानबाजी कर सकते हैं। तो इस तरीके के हमलों का जिक्र किया। हालांकि ये जरूर है कि उसमें ये भी मुमकिन है कि उन पर किसी तरीके का हमला हो सकता है। लिहाजा अब मध्य प्रदेश का गृह विभाग देखेगा कि उमा भारती को किस तरीके से सुरक्षा देनी चाहिए और किस तरीके से सुरक्षा उनको पुख्ता करनी चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल आपने सही कही आकांक्षा कि विरोधियों को बड़ा मौका मिला है। विरोधी इसी इंतजार में थे कि पार्टी के भीतर से आवाज उठे और जिस दिन से उमा भारती ने मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ या शराबबंदी के खिलाफ अभियान छेड़ा है पिछले 7-8 महीनों के दौरान, तो सबसे आगे उमा भारती का जैसे ही बयान आता है 24 घंटे के भीतर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स के बयान आने शुरू हो जाते हैं और सभी ये दावा करते हैं कि वो उमा भारती के समर्थन में खड़े हैं। उमा भारती जब जरूरत पड़ेगी उनको, तब कांग्रेस पार्टी के लोग उनके साथ। चलिए आगे भी विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे नवीन, बहुत बहुत फिलहाल आपका शुक्रिया। तो यानी 3 दिवाली बड़ी अहम हो जाती है, एक अयोध्या वाली, एक चंदखुरी वाली और एक उमा भारती वाली। चूंकि श्यामला हिल से लेकर वल्लभ भवन तक वो दिए लेकर जाएंगे। अब देखिए ये कब इसी बार नौबत आती है या अगले साल, देखेंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश से खबर है आकांक्षा। बिल्कुल, हनी ट्रैप की बात कर लेते हैं राहुल। मध्य प्रदेश में बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले का जुन एक बार फिर से बाहर आ गया है। इस मामले में पहली बार दखल देते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल, ईडी ने हनी ट्रैप से जुड़े 14 लोगों को नोटिस जारी की है, जिनमें दिल्ली में पूछताछ की जाएगी। आपको हम बताएंगे हनी ट्रैप केस की पूरी कहानी। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में करीब 3 साल पहले सामने आए हनी ट्रैप मामले में पुलिस के साथ ही ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है।
एजेंसी ने मामले में आरोपी श्वेता जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और बरखा भटनागर समेत जिन 14 लोगों को नोटिस जारी किया है, उनसे दिल्ली में पूछताछ होगी। ईडी के रडार पर प्रदेश के 40 बड़े अफसर और सफेद पोश नेता हैं, जिनके नाम एसआईटी जांच में सामने आए थे, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया था। बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों, अफसरों और पत्रकारों की अय्याश और नंगी तस्वीरों ने सनसनी मचाई थी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर हनी ट्रैप मामला था क्या। 3 साल पहले हुआ था हनी ट्रैप मामले का खुलासा। 19 सितंबर 2019 को दर्ज हुआ था धोखाधड़ी, ब्लैकमेल की धारा में केस। इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस। रैकेट में शामिल 5 महिलाओं और ड्राइवर को किया गया था अरेस्ट। हनी ट्रैप हसीनाओं का ऐसा मायाजाल था जो राजनेता और अफसरों के गठजोड़ से चलता था। गिरफ्त में आई हसीनाओं ने शुरुआत में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हनी ट्रैप को हथियार बनाया। हनी ट्रैप गिरोह के सदस्य अपने जाल में फंसे धनी और रसूखदार लोगों के साथ अतरंग पलों का वीडियो बनाने के लिए कैमरे, लिपस्टिक कवर और चश्मों में छिपा कर रखते थे। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरोह इन्हीं वीडियो की मदद से रईस और रसूखदार लोगों को ब्लैकमेल करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद ये हसीनाएं रसूखदारों के हाथ की कठपुतलियां बन गईं और अपने आका के इशारों पर सफेद पोश नेता, कारोबारी और अफसरों को अपना शिकार बनाती थीं। हनी ट्रैप के मायाजाल की वजह से सबसे ज्यादा दाग बीजेपी के दामन पर लगे, क्योंकि इस रैकेट की मुख्य सरगना श्वेता विजय जैन बीजेपी से जुड़ी हुई थी। हालांकि बाद में बीजेपी ने इस मामले पर अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में सागर से श्वेता विजय जैन ने टिकट की दावेदारी तक की थी। श्वेता इंदौर बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ जुड़ी थी, लेकिन एक वीडियो वायरल होने के बाद उसे सागर छोड़ना पड़ा और वो भोपाल आ गई थी। यहाँ श्वेता की दखल सत्ता के गलियारों में बढ़ती गई और उसने नेताओं को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर कई और अधिकारियों को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद श्वेता जैन के साथ लड़कियां जुड़ती गईं और इस गिरोह ने बड़े बड़े लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। हनी ट्रैप का ऐसा खेल चला जिसमें कई कलेक्टर और बड़े अधिकारी फंस चुके थे। हनी ट्रैप की 5 हसीनाएं फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। हालांकि बार बार कोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाती रही हैं, लेकिन अदालत ने इन्हें जमानत इसलिए नहीं दी क्योंकि अदालत भी मानती है कि इन हसीनाओं के पास अब भी खुद को बचाने का कोई न कोई हथियार है। इसीलिए ये जमानत पर गईं तो केस को प्रभावित करेंगी, लेकिन मामले में अब भी कई किरदार हैं जिनके नाम सामने नहीं आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो 22 अक्टूबर को गृह प्रवेश कार्यक्रम है किनका? उत्सव के रूप में कार्यक्रम मनाने की तैयारी में है सरकार। कार्यक्रम को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान मीटिंग ले रहे हैं। धनतेरस के दिन 4.5 लाख लोगों को नया घर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वाकई धनतेरस इस बार उनके लिए शुभ होने जा रहा है। 22 अक्टूबर के सतना जिले के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ने जा रहे हैं और प्रदेश के 4.5 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराएंगे। तो 4.5 लाख हितग्राहियों के लिए नवीन तो नो डाउट गुड न्यूज है ये। देखिए, बिल्कुल गुड न्यूज है और मध्य प्रदेश में मोदी फिर जुड़ने वाले हैं 22 अक्टूबर को। हालांकि मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच में पूरे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम होंगे और सभी शहरों की कोशिश होगी कि सभी शहरों को उस कार्यक्रम से जोड़ा जाए वर्चुअली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल समीक्षा बैठक की है और समीक्षा बैठक के बाद ये तस्वीर साफ हुई है कि 4.5 लाख लोगों को धनतेरस के मौके पर घर मिलेगा। वो अपने घर में गृह प्रवेश करेंगे और मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको औपचारिक तौर पर गृह प्रवेश उनका कराएंगे। तो ये एक बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के लिए, गुड न्यूज कह सकते हैं इसको। लगातार मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत काम हो रहे हैं और हजारों लाखों मकान जिनके सिर पर छत नहीं थी उनको मिल चुके हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार भी मानती है और मध्य प्रदेश सरकार इससे पहले नगरीय निकाय चुनाव में भी इसी आधार पर वोट भी मांग चुकी है अलग अलग नगरीय निकाय क्षेत्रों में कि मध्य प्रदेश की सरकार में जब से शिवराज सिंह चौहान की चौथी बार सरकार बनी है तो तेजी से काम हो रहे हैं। न सिर्फ नगरीय निकाय क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी इस योजना का सभी हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। थैंक यू सो मच इस पूरी जानकारी के लिए आपका। खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे संत बाल योगी ज्ञाननाथ का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम लीग बताते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है। बाबा के निशाने पर बीजेपी भी रही। उन्होंने कहा कि देश में पहले 2 पार्टियां हुआ करती थी, एक मुस्लिम लीग और दूसरी कांग्रेस। मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी और कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी थी। बाद में कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी हो गई और अब बीजेपी
कांग्रेस हो गई, यानी छोड़ा इन्होंने किसी को नहीं है। बिल्कुल, यानी कि सेकुलर पार्टी हो गई है और ये सेकुलर पार्टी कांग्रेस को नहीं बीजेपी को भी बता रहे हैं। बाल योगी ज्ञाननाथ ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा संतानें पैदा करने और शस्त्र रखने की नसीहत भी दी है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। जो कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग हो गई है, वो तो सरेआम स्पष्ट रूप से हम हिंदुओं के द्रोही कार्य करती है। कोई वारसिक एक्ट कानून दुनिया भर के जो उन्होंने कानून बनाए अपने राज्य में, तो उससे साबित होता है कि वो हिंदुओं की शत्रु है, मुस्लिम लीग ही हो चुकी है। इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए वो कार्य कर रही है। अब ये जो बीजेपी वाले हैं ये हो गए सेकुलरवादी। तो आकांक्षा इन्होंने छोड़ा किसी को नहीं है, दोनों पार्टियों को लताड़ लगाई है। ग्वालियर आपको ले चलेंगे। ग्वालियर में एक होटल में चल रही बर्थडे पार्टी के बाद होटल संचालक के फ्री में खाना नहीं देने पर सिपाही के भाई और उसके साथियों ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की है होटल में। और ना सिर्फ तोड़फोड़ की है बल्कि होटल के गले में रखे 7,000 रुपए और सीसीटीवी का डीवीआर भी बदमाश लूट कर फरार हो गए। घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गोविंदपुर स्थित होटल टेस्ट ऑफ पंजाब की है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर संचालक की शिकायत पर पुलिस ने सिपाही के भाई गोलू तोमर समेत उनके 3 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही सिपाही के भाई को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि वो डीवीआर ले गए, लेकिन तस्वीरें सामने आ गई हैं। उस रेस्टोरेंट में विवाद हुआ था, तात्कालिक स्टैंड था, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। तात्कालिक विवाद को लेकर ये घटना हुई थी। फिर उसके बाद इनके द्वारा डीवीआर को भी निकाल कर लेकर गए और गल्ला पेटी है उसको भी लेकर गए, जो सीसीटीवी में भी स्पष्ट सीसीटीवी दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज जब्त की जाकर और जो आइडेंटिफिकेशन हुई उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब बात राजधानी भोपाल की। राजधानी भोपाल में राहुल जरा सी बारिश और जल भराव और अक्सर ये सीवेज की बड़ी समस्या बन जाता है। समस्या के निजात के लिए अब तक नगर निगम सीवेज नेटवर्क पर 300 करोड़ रुपए खर्च भी कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। आपको ये भी बता दें कि ये स्थिति भी निगम की बेतरतीब प्लानिंग के कारण हुई, यानी कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास। और तो और केंद्र सरकार के नियमों की अनदेखी भी भोपाल शहर पर भारी पड़ रही है, यानी केंद्र की जो गाइडलाइन है उसका भी ये पालन नहीं कर रहे। यही तो हैरानी की बात है। जबकि गाइडलाइन के मुताबिक शहर में आज तक सीवेज का मास्टर प्लान ही नहीं बन पाया है। हालात ऐसे हुए कि भोज वेटलैंड, इसके साथ ही पीएचई और नगर निगम के सीवेज नेटवर्क सफल साबित नहीं हो पाए। हाल ही में बेतरतीब प्लानिंग के कारण 66 करोड़ रुपए का एसटीपी भी बंद करना पड़ा। तो वहीं मामले पर अधिकारियों ने बताया कि अमृत योजना फेज 2 में स्वीकृत होने के बाद सीवेज मास्टर प्लान पर अमल किया जाएगा। बिल्कुल, जबकि तय गाइडलाइन के मुताबिक ये काम जिम्मेदार नगर निगम को अन्य एजेंसियों से तालमेल मिलाकर पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन इन महोदय ने किया नहीं पहले काम। अमृत योजना में जितने मास्टर प्लान्स की बात होती थी उसमें सारे चीज़ों के लेयर्स लगने की बात थी। तो सीवेज का कोई ऐसा प्लान भोपाल में नहीं है। इसी कारण जो आप देख रहे हैं कि जो नाले भर रहे हैं, सीवेज बह रही है और जो तालाबों में पानी जा रहा है, इसके जो दिक्कत है वो यही है कि उसका कोई मास्टर प्लान नहीं है। अब अभी अमृत 2 योजना में शहर में बचे हुए स्थानों पे जहाँ पे सीवरेज नेटवर्क के काम है उसका प्लानिंग हो रही है। अभी प्लानिंग होने के बाद फिर हमारे शासन को अनुमोदन के लिए भेज के उसके बाद काम हो जाएगा उसमें। विडंबना यही है राहुल कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐसे हालात है। दूसरे शहरों में क्या प्लान लागू हो रहा होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आगे क्या दिखा रहे हैं हम? बिल्कुल, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए ज्योतिष स्पेशल हमारा कार्यक्रम सितारे हमारे, और हम दोनों को ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।